हेलो फ्रेंड्स, कुसागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार हमने केवल पिछली क्लास में देखा था कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं। पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों में हमने बात की थी, बताया था 7 मौलिक अधिकार होते हैं, वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उनको याद करने का तरीका हमने बताया था। दोबारा उसको हम रिवाइज नहीं करने जा रहे हैं। अगर वो आपको देखना है तो पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें मौलिक अधिकार याद रखने हैं। एक मैंने बताया था जो पहले मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है, उसकी बात की गई थी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले से मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार बन गया है जो अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है, पहले अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे कि इसके अंदर जाके कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उनको हम याद कैसे करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से अनुच्छेद पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं उनको हम याद कैसे करें, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं उनको हम याद कैसे करें, आज हमें ये देखना है। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 में 12-13 तो राज्य की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने क्लास आपको बताए थे। पहला मैंने बताया था समता या समानता का अधिकार, यह था अनुच्छेद 14 से 18। अब इनको कैसे याद करें, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब समता या समानता के अधिकार में सबसे पहले आप समझिए कि आपको किसके समक्ष, जैसे मैंने बताया था कि सब हमको याद करना है, गरीब पिछड़ा देश आजाद हुआ उस कंडीशन को लेके आपको अपने दिमाग में चलना है। तो जब आजाद हुआ है तो सबसे पहले उसको समता या समानता किसके लिए चाहिए, वो चाहता है कि कानून भैया सबके लिए एक जैसे हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी के लिए एक जैसा कानून है, दूसरे आदमी के लिए दूसरा कानून है। इसलिए सबसे पहले जो समता या समानता है, ये कहता है अनुच्छेद 14, ये कहता है विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष समता? विधि के समक्ष समता या समानता। ध्यान से समझिएगा, विधि के समक्ष समता का मतलब है भैया कि कानून के लिए सब लोग एक जैसे हैं या सब पर एक समान कानून इंपोज होगा। दैट इज विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष कानून। कानून सबके ऊपर एक जैसा इंपोज होगा, इसे विधि के समक्ष समता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला सबको कानून के लिए सब एक जैसे होने चाहिए, पहला आदमी का डिमांड होता है। ठीक है, उसके बाद विधि के समक्ष समता के बाद नंबर 2 पे आता है कि ठीक है कानून तो सबके लिए एक जैसा है, फिर डिस्क्रिमिनेशन किन बेसिस पे होता है, मतलब भेदभाव किन बेसिस पे होता है ना। जो भेदभाव होता है उसकी बात अनुच्छेद 15 में की गई है। भेदभाव होता है सामान्यतः लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर समता या भेदभाव का निषेध के आधार पर समता अर्थात भेदभाव का निषेध लिंग जाति जन्म स्थान आदि के आधार पर लिंग जाति स्थान या जन्म स्थान जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, है ना। अभी इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिंग, निवास, जन्म स्थान, जाति के बजाय जाति को तो अलग हम रख सकते हैं, फिलहाल बात निवास की करते हैं, निवास स्थान की बात करते हैं ना, या जन्म स्थान की बात करते हैं। जाति की भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली ये है कि जिन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके समक्ष समानता होनी चाहिए। लिंग के समक्ष कैसे होता है, जैसे कोई लड़की है तो बोला जाए कि इस लड़की को ये अधिकार नहीं है जो लड़के को है, तो इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, जन्म स्थान के आधार पर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जन्म स्थान का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई बनारस में रहता है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और दूसरा सीतापुर में रहता है तो उसको कम ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 15 में। तो पहले मैंने बोला सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, कानून के समक्ष सब सेम होने चाहिए। दूसरा है लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। और जो उसके बाद भैया फिर क्या होता है, चलो भैया ठीक है कानून के लिए आप सेम है, फिर आपके बाद लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इन चीजों के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा होता है भैया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन के अवसर में समानता। मतलब सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। लोक नियोजन मतलब सरकारी क्षेत्रों में जॉब में, है ना। लोक नियोजन के अवसर में समानता, अवसर में समानता। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। लोक नियोजन के अवसर का मतलब होता है, लोक नियोजन का मतलब होता है जॉब, रोजगार, रिक्रूटमेंट, है ना। इनमें जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, जैसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चल रहा है कि अरे सर ऐसा तो होता है, रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है, जाति के बेसिस पे हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। आप कहोगे कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा पढ़ के उसका ये बोलने लगते हैं कि सर इसका मतलब जो
आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं है। इसी में हमने उप क्लॉसेस बनाए हैं 16 में, 16(2), 16(3), 16(4), और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है 16 का 4th पार्ट 16(4) है। ये आपको जरूर जानना है, इट्स इंपॉर्टेंट। 16(4) इसमें बताया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें रिजर्वेशन को पहले से लिख दिया गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। तो 16(4) में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, रिजर्वेशन को पहले से जस्टिफाई किया गया है। इसमें लिखा गया है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग का मतलब वो SC ST OBC, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, अलग से प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन कतई गैर संवैधानिक नहीं है। हमारे संविधान में लिखा है 16(4) में मेंशन है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं मतलब SC ST OBC हैं, इनके लिए रिजर्वेशन गैर संवैधानिक नहीं है, ये पूर्णतया संवैधानिक है। और संविधान ये अधिकार दे रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इट मीन्स की रिजर्वेशन गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा 16(4) में इसको जस्टिफाई किया गया है, मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इससे थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, हम लोगों ने बताया कि जो रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम अलग से उनके लिए प्रावधान करेंगे। ठीक है, अब चलिए ठीक है, 3 समानताएं होगी 14, 15, 16। ध्यान रखना है कि पहला, कानून के लिए सब लोग एक जैसे होने चाहिए। फिर लिंग, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर सब एक जैसे होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरकारी नौकरी है, लोक नियोजन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इनमें नहीं हो रहा है, मान लो आपको नौकरी मिल गई, भेदभाव नहीं हुआ, आप ऑफिस में पहुंच गए, अब ऑफिस में नौकरी तो मिल गई है लेकिन उसके बाद भेदभाव हो रहा है। जैसे मान लो बोल दिया कि अरे दलित है, इसको बाहर बिठाओ, इसको यहाँ बिठाओ, वहां बिठाओ, मतलब उसके बाद फिर आगे परसिक्यूशन या आगे जो भेदभाव होगा वो किस बेसिस पर होगा? वो होगा छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता या छुआछूत के आधार पर। तो अनुच्छेद 17 इसी की बात करता है, ये अस्पृश्यता या छुआछूत। छुआछूत मैं लिख रहा हूं, आप अस्पृश्यता लिखेगा, है ना, काफी कठिन सा शब्द है। छुआछूत का अंत या छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, है ना, अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत होना चाहिए। क्लियर है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अभी ये भी पूछा जाता है कि किन मौलिक अधिकारों पर अंबेडकर प्रभाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अंबेडकर जी का प्रभाव देखने को मिलता है, BR अम्बेडकर, यहाँ पे अंबेडकर का प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का प्रभाव यहां देखने को मिलता है। तो पूछा जाएगा किस अनुच्छेद पर अंबेडकर प्रभाव देखने को मिलता है, तो होगा अनुच्छेद 17, जिसमें बताया गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, दैट इज आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, अब देखिए भैया, लोक नियोजन के अवसर पे समानता हो गई, छुआछूत नहीं हो रही ऑफिस में। अब भैया छुआछूत तो नहीं हो रही, लेकिन ऑफिस में मान लो भी एक आदमी को बोले अरे पंडित जी को बुला लाओ, मुनीम साहब को बुला लाओ, पादरी को बुला लो, तो वो भी एक हिसाब से है भेदभाव। तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 18 बनाया गया, जिसमें कहा गया किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब किसी भी प्रकार की किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि जो उपाधि दी जाती है इसका मतलब वो इलीगल है। जैसे बहुत सारी विदेशी, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले करंट अफेयर में, मोदी जी को कई सारे देशों की सरकार ने अपने वहां का स्पेशल पुरस्कार दिया, और बाकी सारे बहुत सारे नेताओं को या बहुत सारे खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये गलत है। सेना में पुरस्कार मिलते हैं, जो रैंक होती है वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। सेना को इससे छूट है और बाकी लोगों को भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो पुरस्कार होते हैं, जैसे अगर किसी को भारत रत्न मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको एक उपाधि है, वो भारत रत्न अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। कोई ये नहीं लिख सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा वो नहीं कह सकता अपने आप के सामने, समझ रहे हैं। तो ये पुरस्कार मिलते हैं, वो भी स्पेशल प्रोविजंस है जो दिए जाते हैं, है ना। ये पुरस्कार है, ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत किया गया है। अब आप ये कह रहे होंगे कि कोई विदेशी अगर भारतीय को पुरस्कार दे, विदेशी अगर कोई भारतीय को पुरस्कार देता है तो पहले उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है पुरस्कार स्वीकार करने से पहले। तो ये समझ लीजिएगा, है ना। पुरस्कार एक्सेप्ट किया जा सकता है विदेशी से, लेकिन इसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उपाधियों का अंत आप समझ गए। समता या समानता में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, आपको याद हो गया। कानून सबके लिए एक जैसा होगा। फिर भेदभाव जिनके आधार पर होता था, विधि, लिंग, विधि और जन्मस्थान। जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, है ना। इनके आधार पर समानता होनी चाहिए। उसके बाद अगर अगला अनुच्छेद मैंने बताया कि अब इनके आधार पर समानता हो गई, तो फिर
नौकरी में समानता होनी चाहिए, लोक नियोजन के अवसर में समानता, लेकिन इसी में 16(4) में लिखा है कि पिछड़े वर्ग के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, मतलब उनको कुछ वो अपवाद में लिखे गए हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। उसके बाद अनुच्छेद 17 बताया गया कि अब आपको नौकरी मिल गई तो ऑफिस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इस पे अम्बेडकर प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद अनुच्छेद 18 है जहां पे बोला गया है कि ठीक है अब जब सब अंत हो ही गया है तो उपाधियां भी नहीं दी जानी चाहिए, जैसे पहले पुराने जमाने में उपाधियां दी जाती थी, अब उपाधियां नहीं किसी को दी जा सकती, उपाधियों का अंत होना चाहिए, अनुच्छेद 18 है। इसका मतलब समता या समानता आपका कंप्लीट हो गया। समता या समानता के बाद दूसरा जो होता है मौलिक अधिकार वो है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक मैंने बताया था आपको, 19 से 22 तक। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस निकलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 19 से 22 और 19 अभी पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था, कई सारे एग्जाम्स में 19 का क्रम पूछा जाता है, इतना महत्वपूर्ण है और इस क्रम को याद करना भी आपके लिए बहुत कठिन है। और अनुच्छेद 19 आप कैसे याद करेंगे, बहुत अच्छा है, मैं जो बोलूं अगर वो आप एक बार वो ट्रिक, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, अगर वो ट्रिक आपको याद होगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक ये है जैसे मान लो कोई वक्ता है, कोई अच्छा लड़का है, वो क्लास में भाषण दिया, सबसे पहले से आप नेता बनना चाहते हैं तो नेता बनने, अब आप यहाँ पे से आपको मानना है कि आप नेता बनना चाह रहे हैं। नेता बनेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा भाषण देना आना चाहिए। भाषण देना चाहिए मतलब सबसे पहले किस चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपकी भाषण देने की स्वतंत्रता। तो 19A में जो है, ए या एक कुछ भी लिख सकते हैं, 19A में सबसे पहले भाषण देने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है, भाषण देने की। इसी भाषण देने की स्वतंत्रता को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब और अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता। अब इसके अंतर्गत कौन अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, खूब टीवी देखते हैं आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अपने विचारों को खुलकर प्रकट करता है तो मीडिया वाले हैं, है ना। तो मीडिया की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आ जाएगी, इसी में 19A में भाषण देने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, जरूर समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले नेता बनना है तो आपको अच्छा भाषण देना आना चाहिए, तो पहले किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19B, अच्छा भाषण दे लिया, मान लो बढ़िया भाषण दिया, आपको बच्चों ने अप्रेस किया, आपके क्लास में बच्चों ने कहा अरे वाह बहुत अच्छा भाषण देता है, तुरंत आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि अब भाषण यहाँ पे दिए हैं यहाँ भाषण देने से तो कुछ होगा नहीं, अब भाषण देते हैं, कोई बड़ी सभा बनते हैं, जैसे मान लो आप स्टूडेंट है तो अब स्टूडेंट यूनियन बना के लोगों को इकट्ठा करते हैं, भीड़ में भाषण देते हैं, है ना। तो जो तुरंत दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, सभा या सम्मेलन। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब आप तुरंत आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, बहुत सारे लोगों को बताया, वहां आपने भाषण दिया, बहुत सारे लोगों को बुला के, है ना, सभा या सम्मेलन किया। तो सबसे पहले भाषण दिया, फिर सभा या सम्मेलन किया। सभा किया आपने, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके भाषण दिया, और मान लो वो भाषण आपका हिट हो गया, आप वहां बहुत खुश हुए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो जब भैया सभा या सम्मेलन आपने बहुत बढ़िया किया, तो उसके बाद फिर क्या करोगे आप, जब बहुत अच्छा सभा या सम्मेलन करोगे, फिर तीसरे नंबर पे क्या करोगे आप, जब आपका हिट हो जाएगा, तीसरे नंबर पे होता है भैया संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का मतलब पार्टी बनाने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना। अब देखो भैया, आपने अच्छा भाषण दिया, एक सभा सम्मेलन किया, सभा बोले, उसमें आपने बढ़िया सा बोला, लोग बहुत इंप्रेस हुए, आपका बहुत तारीफ हुआ, तो आपने कहा चलो पार्टी ही बना ली जाए, है ना। नेता बनना है तो पार्टी बनाना पड़ेगा, आपने एक पार्टी बनाई, तो तीसरे नंबर पर क्या है, कोई भी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऐसे आप लोग अलग अलग बनाते रहते हैं। अब भैया आपने कोई पार्टी बनाई है तो क्या पार्टी सिधौली में रखोगे, अगर सिधौली में रहते हो या हरदोई में रहते हो तो केवल हरदोई में रखोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पार्टी बनाए हो, मान लो आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हर जगह आना जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्टी बनाओगे, अगर मान लो यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो पूरे यूपी में जाना पड़ेगा, देश में कुछ बड़ा पद चाहते हैं तो पूरे देश में मूव करना पड़ेगा। तो आपको क्या होना चाहिए, उसके बाद किस चीज की स्वतंत्रता चाहिए भैया, आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भूभाग में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले संघ बनाया, फिर आप आए गए। अब मान लो भैया नए नए नेता बने हैं, आपने पार्टी बनाई है, तो क्या आपके पास बहुत सारा पैसा पहले से रखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों रुपए आपके पास पहले से रखे हैं, ब्लैक मनी कलेक्ट की है। अरे नेता बन जाओगे तब इकट्ठा करोगे ना, अभी तो नहीं होगा आपके पास। इसका मतलब ये है कि अब आप कहीं गए हैं प्रचार करने के लिए, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। तो पहले आपने कहीं आने जाने की बात कर ली, तो वहां से आ तो जाओगे नहीं। आप मणिपुर गए प्रचार करने, तो क्या आज ही वापस आ जाओगे, नहीं संभव है ना। तो फिर आपको क्या चाहिए, किस चीज की स्वतंत्रता, रुकने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता,
ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता। कुछ गलत भी लिखूं तो कोई बात नहीं, आप जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। निवास करने की स्वतंत्रता हो गया, मतलब आप कहीं भी रुक सकते हैं भैया। आप पार्टी बनाए, प्रचार करने बाहर गए, आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, फिर आप वहां गए, रुकना पड़ा आपको। अब मान लो 15 दिन आप रुकोगे तो क्या पैसे आपके पास रखे हैं? नहीं रखे हैं, तो आपको कोई पार्ट टाइम वहां जॉब करना पड़ेगा, है ना। तो पार्ट टाइम आप जॉब करोगे, इसका मतलब क्या है? व्यापार या आजीविका, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, ये क्रम है, ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, सेम ऐसे ही पूछा जाता है, आपको जरूर याद रखना है। आजीविका चलाने की स्वतंत्रता सेम ऐसे ही पूछा जाता है, आपको सेम याद रखना है। फिर से एक क्रम आपको पूरा याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने कहा नेता बनना है, आपको अच्छा भाषण देना चाहिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मैंने कहा सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको है? मीडिया को है, तो मीडिया की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आ जाएगा, आपको जरूर याद रखना है। पूछा जाएगा मीडिया की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, तो 19A में है। किसमें है भैया? 19A में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला बढ़िया भाषण दिया आपने, तो तुरंत आप एक सम्मेलन करोगे, तो नंबर 2 पे क्या है? सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब आप कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी करो, कोई सभा करो, अनुमति लेके प्रशासन से, तो एकदम आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर मान लो आपने कहीं भी कुछ किया, सभा किया, सम्मेलन किया, ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला आपको बहुत अच्छा सा, फिर आप क्या करोगे? पार्टी बनाओगे, तो संघ बनाने का अधिकार है ना, संघ बनाने का अधिकार है। 30 नंबर पे आता है भैया, संघ बनाओगे। मैंने कहा आपने पार्टी बनाया, आप अज्यूम करो कि आप पार्टी बनाए हैं, आपका विजन है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का, तो आपको जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, तो इसकी स्वतंत्रता चाहिए आपको। तो देश के किसी भी विभाग में आने जाने की स्वतंत्रता, क्लियर है। चलिए, अब आने जाने की स्वतंत्रता होगी। आने जाने की स्वतंत्रता के बाद जब कहीं गए हैं, मैंने कहा दूर से आप वापस नहीं आ सकते तुरंत, तो इसीलिए फिर किस चीज की स्वतंत्रता चाहिए? निवास करने की स्वतंत्रता वहां पे चाहिए भैया, है ना। अब इसमें अपवाद था पहले जम्मू कश्मीर, हालांकि अभी इसको कुछ थोड़ा ढील दी गई है, हालांकि अभी भी कुछ अपवाद है इसमें। जैसे जम्मू कश्मीर है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पे आप परमानेंटली रुक नहीं सकते बिना वहां के प्रशासन की अनुमति के, ठीक है। उसके बाद फिर है आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भैया। जब आप कहीं गए हो तो आपको फिर व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्लियर है। इसी में पहले एक 19F हुआ करता था, जो कि सस्पेंडेड है। इसमें ये हुआ करता था कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इसमें भी आता था। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कहीं गए हो तो घर खरीद सकते हो, लेकिन अब ये नहीं है, इसको हटा दिया गया, आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्लियर है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप जब चाहो तब घर खरीद लो, है ना, ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है, क्लियर है। तो आप 19 जरूर समझ गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर जानना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 आपको पूरा समझ आ गया है कि पूरे इसका क्रम पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। 19A 19B ऐसे नहीं कि कैसे भी याद कर लो, उसका क्रम आपको याद रखना है। और ये बेस्ट ट्रिक है, एक बार आप आंखें बंद करोगे आपको सब पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार सोचिए, आपको नेता बनना है, अच्छा भाषण देना चाहिए, फिर क्या करना है? आपको सभा करना है, सम्मेलन बुलाना है, फिर आपको पार्टी बनानी है, फिर पार्टी बनाना है तो उसका प्रचार करने बाहर जाना है, प्रचार करने जाना है, फिर वहां पे क्या करना है? आपको रुकना है, और रुकोगे तो फिर क्या करना है? कुछ काम धाम करना है, व्यापार, क्लियर है, समझ गए। यही क्रम है और वो आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं अगले पार्ट पे। इसी में 19 के बाद अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आप नेता बनना है, नेता बनने के लिए सब कर रहे थे, तो मान लो भैया नेता बन गए। अभी अज्यूम करो आपकी नेता बन गए, नेता बन गए, तो नेता बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है भैया? जब नेता बन जाओगे तो सबसे पहले आप जान लोगे कि आप अपराधी बन गए। नेता मतलब अपराध, नेता का अपराध से गहरा संबंध है ना भैया। तो नेता बने तो आप अपराधी बन गए। अब आप अपराधी बन गए तो आप सोचोगे नेता बनने के लिए बहुत सारे गलत काम करोगे आप, है ना, आपको पता है कि ये वो सब करोगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं। आप ये सोचोगे, जैसे मान लो आप नेता बन रहे हो, नेता बनते समय किसी भी एक पार्टी की सरकार है, आप विपक्षी पार्टी में है, ठीक है। तो मान लो आपने कोई छोटा सा काम किया, किसी के थप्पड़ मार दिया, तो उस थप्पड़ मारते समय वो सजा थी उस समय की, थप्पड़ मारने की सजा 5 दिन की जेल है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। फिर दूसरी पार्टी वाला था, उसने कहा, गुस्सा गया, उसने कहा सजा बदल दो, संविधान संशोधन करो, थप्पड़ मारने की सजा यह है कि इसको फांसी पर टांगा जाएगा। तो ऐसा क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है ना। तो मतलब भाई भले ही आप क्रिमिनल हैं, लेकिन आपके भी तो कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो उनका भी इसमें पूरा अनुच्छेद 20 में ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बताया गया है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बताया गया है कि जुर्म करते समय ध्यान से समझिएगा, जिस सजा का उल्लेख है, जिस अपराध का उल्लेख है, अपराध में जिस सजा का उल्लेख है, पूरा स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान से लिखिएगा। जुर्म करते समय अपराध में जिस सजा का उल्लेख है उसे वही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में उसको चेंज कर दो कि पहले 2 साल थी बाद में 20 साल कर दो, ऐसा नहीं है। आपने जब क्राइम किया है, मान लो आपने पहले किसी की पर्स
चोरी कर ली, अरे हो सकता है कर लो भाई आप, तो पर्स चोरी कर ली, उस समय अगर उसकी सजा 5 दिन की जेल थी तो दोबारा 5 साल नहीं की जा सकती, उसके बाद की जाएगी तो आपको वही 5 दिन मिलेगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। दूसरा ये होता है एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, एक बार सजा मिलेगी। अब ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लो आप एक बार चोरी कर लिए या चोरी नहीं के फंसा दिया गया आपको, अब जितनी चोरी हो रही है आपको उठा के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, बार बार भी आपको सजा मिल रही है, ये भी तो गलत है। जैसे भी कुछ दिन पहले लालू यादव ने एक बयान दिया था कि एक ही अपराध के लिए उनको 5 कोर्ट्स में ट्रायल पे भेजा जाता था, यहाँ वहां वहां वहां, तो उन्होंने कहा भैया एक अपराध के लिए एक बार सजा, तो एक जगह जो मन है वो दे दो, है ना, लेकिन एक अपराध के लिए 5 बार सजा थोड़ी दे सकते हैं आप। भैया मान लो मैंने चारा घोटाला किया है, चारा खाया है, मतलब घोटाला किया है, तो उसकी सजा सिर्फ एक बार मिलनी चाहिए एक अपराध की, थोड़ी कि एक अपराध की 5 बार सजा मिलनी चाहिए। एक अपराध की सजा कितनी बार मिलनी चाहिए? केवल एक बार। तो एक अपराध की सजा केवल एक बार मिलनी चाहिए, ठीक है। एक अपराध की सजा 5 बार नहीं मिल सकती, समझ गए? एक अपराध की सजा केवल एक बार मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो सजा थी वही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि सजा थी 5 साल और अब मुझे दो 50 साल, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ये है अनुच्छेद 20 में कि भैया भले ही आप क्रिमिनल हो गए, ठीक है, लेकिन आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, है ना। खुद के खिलाफ या स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो आप अपराधी हैं, कोर्ट ने कह दिया कि आपने चारा घोटाला किया है, लेकिन कोर्ट ये नहीं कहलवा सकता आपसे कि नहीं कहो आपने किया है, आपको कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। आप कहते होंगे पुलिस वाले सब कहलवा लेते हैं कि थाने में मार पीट के, है ना, तो इसीलिए पुलिस की गवाही कोर्ट में नहीं मानी जाती है ना। कोर्ट में जो बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं सिर्फ वही माना जाता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 20 आप समझिए कि जब आप अपराधी बन जाओगे, नेता बनोगे तो अपराधी बन गए, है ना, मान लो आप बन गए, ठीक है, तो उसमें बनने के समय आपको सजा, आपको पता होगा कि आप अपराध कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूरा रियायतें चाहिए। आप नेता है ना, तो क्या क्या रियायतें चाहिए? पहली बार यह है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिले, ठीक है। दूसरा यह है कि ध्यान से समझिएगा, दूसरा यह है कि जो सजा पहले से उल्लेख है वही सजा मिले, ऐसा नहीं कि बाद में कोई नियम बना के सजा दीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है भैया कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक है। अनुच्छेद 20। उसके बाद बात करते हैं हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है भैया तीसरे में अनुच्छेद 20 के बाद अनुच्छेद 21, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत डिस्कशन इस पे हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस समय के दृष्टिकोण से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बार बार स्वतंत्रता आ जाता है, इतना कठिन लिखने में, लेकिन लिखना ही पड़ता है हमको क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार चाहिए। सम्मान पूर्वक, ये नहीं केवल जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उसके प्राणों को खतरा हो, ठीक है। अभी इसमें केवल यही तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इसके बाद आती है। जैसे सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले बात की गई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, सबसे पहले बात की, अभी आया था एक डिसीजन, उसमें कहा गया था राइट टू प्राइवेसी। अभी कोर्ट में इस पे काफी डिबेट हुआ है और ये आपको जानना जरूरी है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब ये है भैया कि अगर कोई आपकी सूचनाएं गलत तरीके से साझा करता है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। अनुच्छेद 21 का क्या है? वो वायलेशन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत आधार कार्ड पे कोर्ट ने कई सारे कमेंट किए थे और उसमें बोला था कि आपका डाटा शेयर नहीं किया जा सकता, तभी से ये वेंडर्स हटाए गए थे, है ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। जरूर याद रखिएगा, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो पूछाएगा निजता का अधिकार कैसा है, तो आप कहोगे मौलिक अधिकार है। और कोई कहेगा ये कहां लिखा है, तो आप कहोगे लिखा नहीं है, लेकिन ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा क्योंकि कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है ना। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, बोला है कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आएगा निजता का अधिकार। क्लियर है? आप समझ गए होंगे निजता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है इच्छा मृत्यु, इस पे भी हाल ही में टिप्पणी हुई है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी बुक्स में आप देखोगे तो लिखा होगा कि इच्छा मृत्यु इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो लेकिन वर्तमान समय में इच्छा मृत्यु, लेकिन पैसिव
इच्छा मृत्यु के लिए एक टर्म यूज होता है यूथेनेसिया, यूथेनेसिया, है ना। तो जो पैसिव यूथेनेसिया है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप बढ़िया हष्ट पुष्ट हैं और आपको नहीं मुझे मरना है और आपको कह दिया जाए कि मरने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप वेंटिलेटर पर हैं और उस समय अगर आप चाहें तो पैसिव यूथेनेसिया का इस्तेमाल अब आप कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पैसिव यूथेनेसिया का इस्तेमाल बहुत सारे देशों में पहले से है ना, भारत में भी अभी ये लीगल हो गया है, आपका मौलिक अधिकार है पैसिव यूथेनेसिया। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल वेंटिलेटर्स पे पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया आज भी इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस है भैया। अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो आज भी ये भारत में अपराध है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 21 आप समझ गए, दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा। राइट टू प्राइवेसी इसी के अंतर्गत आता है और पैसिव यूथेनेसिया, है ना, इच्छा मृत्यु भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन पैसिव याद रखिएगा, एक्टिव नहीं। ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया भी इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 21। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद है जो बाद में जोड़ा गया, यह है 21A। क्या है भैया? 21 है। ये क्या है? अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया 21A, और ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की अनिवार्य शिक्षा, है ना, अनिवार्य शिक्षा लिखिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, जहां पे लिखिएगा आप अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, है ना। अब ये ए का मतलब अमेंडमेंट है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अमेंडमेंट हुआ भैया 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें ये अमेंड किया गया, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा है अनिवार्य और निःशुल्क मिलेगी। अब आप कहोगे बच्चों का मौलिक अधिकार है, मतलब कोई माता पिता अगर बच्चों को नहीं पढ़ाता तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का यही मतलब है ना आपके लिए? ऐसा एकदम नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है राज्य के खिलाफ अधिकारों की गारंटी, है ना। मतलब बच्चे के अगर माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको केवल एडवाइस किया जा सकता है, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है राज्य के खिलाफ होते हैं। इसका मतलब अगर आपका बच्चा गरीब है और गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है, तो सरकार के खिलाफ आप जा सकते हैं। तो न्यायालय आदेश देगा कि आपके बच्चे को निःशुल्क पढ़ाया जाए, है ना। समझ रहे हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने का अरेंजमेंट सरकार को करना पड़ेगा। केवल ये इस अनुच्छेद संविधान संशोधन का मतलब है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, जरूर समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 बताता है कि मैंने बोला कि अभी आप नेता बन रहे थे, सब नेता बनने की ही पूरी बातें थी। अनुच्छेद 19 नेता बनने की थी। अनुच्छेद 20 में नेता बनो तो अपराधी बन गए हो, अपराधी बन गए हो तो उसमें 3 चीजें मैंने बताई। ध्यान से समझिएगा, याद करने के तरीके, ठीक है। अपराधी में 3 चीजें बताई कि अगर अपराध करोगे तो तुम क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलनी चाहिए, फिर जो सजा का उल्लेख है पहले बाद में भी वही मिलनी चाहिए। और तीसरा मैंने बताया कि भैया आपको आपके खिलाफ जबरदस्ती गवाही नहीं दिला सकता। आप भैया अगर नेता बने हो तो आपके प्राणों को भी खतरा है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको जरूर चाहिए, है ना। और चौथा ये है कि भैया नेता बने हो तो गिरफ्तारी होगी आपकी। अब जब गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी में कुछ दशाओं में जो क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण आपको मिला हुआ है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में क्या है, संरक्षण मिला हुआ है। तो वो कौन कौन सी दशाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन सी दशाएं हैं? सबसे पहला ये है कि अगर कोई गिरफ्तार आता है, तो गिरफ्तार करने आपको आता है तो सबसे पहले उसको आपको कारण बताना होगा। आप कारण पूछ सकते हैं, है ना। कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने वाले आदमी को। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा उसको? आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को आपको कारण बताना पड़ेगा। दूसरा इसमें है बात कि कारण बताने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? पेश। ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार कर लिए 5 दिन थाने में रखे और 50 लाठी मारे, ऐसा एकदम गलत है ना। 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे का मतलब आने जाने के समय को छोड़कर। मान लो अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया, लखनऊ लाना है तो आने अगर 12 घंटे लगे उनको छोड़ दो, बाद में 24 घंटे केवल, है ना। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर उसको चार्जशीट दाखिल करना पड़ेगा। ये मतलब है 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है? 24 घंटे के अंदर। फिर तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। वकील चुनने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपको वकील नहीं मिलेगा, है ना। वकील आपको मिलेगा, है ना।
ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। वकील चुनने का अधिकार है आपका, ठीक है। तो आप अनुच्छेद 22 भी समझ गए हैं, क्लियर है। तो ये थे स्वतंत्रता के अधिकार चारों, एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। यहाँ पे ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो 5 थे इंपॉर्टेंट, बस ये भी है 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद 19 में मैंने बोला कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र है। जैसे मैंने बोला नेता बनना है तो पहले अच्छा भाषण देना चाहिए, भाषण देने की स्वतंत्रता, भाषण देने में इस मीडिया की स्वतंत्रता आ जाती है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। फिर मैंने बोला अच्छा भाषण दोगे तो आप सभा या सम्मेलन करोगे, ठीक है, 19B हो गया। सभा सम्मेलन करोगे तो पार्टी बनाओगे, 19C हो गया, संघ बनाने का अधिकार। पार्टी बनाओगे तो बाहर आना जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, 19D हो गया, आने जाने की स्वतंत्रता। अब भैया आओ जाओगे तो वहां रुकना पड़ेगा, तो 19E हो गया, निवास का स्वतंत्रता। और उसके बाद F में मैंने बोला मौलिक संपत्ति की बात थी और वो हट गया है। उसके बाद 19G आया और 19G में ये बताया गया है, ध्यान से समझिएगा, 19G में बताया गया है ये कि अगर कहीं आप गए हैं, निवास किए हैं, तो फिर आजीविका का मतलब करने का अधिकार है ना, मतलब कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। फिर 19 उसके बाद अनुच्छेद 20 आया, मैंने बोला आपको अपराधी बन गए हैं, तो अपराधी में अभी मैंने बोला 3 चीजों में आपको संरक्षण मिलना चाहिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा, फिर से सारी चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होंगी। वो पहली चीज ये है कि अपराधी बन गए हो तो सबसे पहले एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करते समय जिस सजा का उल्लेख है वही मिलेगी। और तीसरा यह है कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 20 हो गया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है, और ये मैंने बोला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में भी भैया 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, कोर्ट ने बोला है, और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया, है ना, इच्छा मृत्यु, वो भी पैसिव यूथेनेसिया, है ना। उसके बाद इसी में 21A आया है, जो संविधान संशोधन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 की, और अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि भैया अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी में कुछ दशाओं में आपको संरक्षण दिया गया है, कुछ दशाओं में कुछ चीजें आपको अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार यह है कि गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा यह है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और तीसरा यह है कि आपको आपके पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। ये हो गई स्वतंत्रता, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखिएगा, शोषण का अधिकार नहीं। पिछली बार भी मैंने बोला था, ऐसा नहीं किसी को शोषण का अधिकार कह दो आपको मौलिक अधिकार मिला, ऐसा नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में भैया होता क्या है, ध्यान से समझिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहले शोषण पुराने जमाने की बात करिए तो यही होता था कि जैसे जमींदार लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, बिहार में आपको पता है और बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता था कि वहां पे बेचा जाता था आदमियों को, लड़कियों को, ऐसा, है ना, ठीक है। तो जो गलत तरीके का व्यापार है, दुर्व्यापार है, ये क्या है भैया, दुर्व्यापार। दूसरा ये होता था कि जमींदार क्या करते थे, जबरदस्ती काम के लिए 20 लोगों को बुला लिया, काम करना पड़ेगा, मना कर दिया तो मारा उनको, है ना। तो ये क्या है, बलात् श्रम, बलपूर्वक श्रम। तो अनुच्छेद 23 भैया कहता है, इसमें 2 अनुच्छेद है 23 और 24। उसमें अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार लग रहा है हम लिखे ही नहीं पाएंगे भैया, दुर्व्यापार, कोई नहीं, आप लोग तो लिखे लोग, है ना। मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम, है ना, पर प्रतिबंध लगा है ना। मतलब यह है कि मानव का गलत तरीके से खरीदा बेचा नहीं जा सकता और उससे जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आप इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, अपवाद ये है, पहला अपवाद ये है कि मान लो देश को अगर आपकी जरूरत होती है, सेना में आपको जॉब करना है, तो देश किसी भी समय आपसे कह सकता है कि आपको जॉब करना पड़ेगा। ये उसमें एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, अपवाद में, क्लियर है। और अनुच्छेद 24 उसके बाद है, ये ध्यान रखिएगा, ये है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरों की जगह पर आप काम नहीं करा सकते। मतलब जो डेंजर पॉइंट्स है वहां पे 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। ये दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा था हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब भैया धार्मिक स्वतंत्रता जरूर समझ लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, क्या क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 है, लेकिन आर्टिकल्स में बहुत सारे आपको जानना नहीं है। पहले ये समझ लीजिए, अनुच्छेद 25 में केवल आपको बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं,
ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 25 ये है कि आप किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि उस धर्म को मानने के लिए अगर आपको जरूरी है तो रिलीजियस संस्थाएं बना सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि भैया आपसे सरकार कोई भी रिलीजियस टैक्स जबरदस्ती नहीं ले सकती। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है यूपीएससी में। इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है धार्मिक स्वतंत्रता में कि किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इसका मतलब दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बच्चे को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ध्यान से समझिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता में एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और प्राइवेट स्कूल में दी जा सकती है, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ये 25 से 28 तक हो गए, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया आपको, लेकिन बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमारा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। उस दिन इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था, ये अल्पसंख्यकों के लिए है, सारे अल्पसंख्यकों की बात की गई थी। तो इसमें भी पहला यही है कि अपनी संस्कृति मानने का सबको अधिकार है ना। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है, उसको सुरक्षित संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 29 कहता है कि अपनी संस्कृति को मानने और उसको संरक्षित करने का अधिकार है, और इस संस्कृति की बेसिस पर इनको किसी विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पूछा जाए कि क्या किसी की संस्कृति के बेसिस पर उसको एडमिशन लेने से किसी दूसरी संस्था में रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जैसे मान लो कोई सिख है, उसको पगड़ी के आधार पर हम कहीं से नहीं कह सकते कि आपको पगड़ी है तो आपको यहाँ से एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या बुर्किया के आधार पर किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ये अनुच्छेद 29 हो गया। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 30 ये कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों की बात मैंने की थी, आपको जरूर याद होगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये अपनी अल्पसंख्यक संस्थाएं बना सकते हैं संस्कृत और शिक्षा से संबंधित, और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 है, ध्यान से समझिएगा। पहला यह है कि अपनी संस्कृत और शिक्षा मान सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, और फिर उससे संबंधित संस्थाएं भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये दोनों आपको अनुच्छेद 29 और 30 पता चल गया। अनुच्छेद 31 मैंने बोला संपत्ति का अधिकार है, आपको पता चल गया, बहुत डिस्कशन हुआ था। और 32 अनुच्छेद 32 ये जो आखिरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक, उस दिन इसका नाम नहीं लिया था मैंने, इसके बारे में सब बताया था, लेकिन आपको इसका नाम भी जरूर ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम है, और ये मैंने बोला था अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा ये सब मैंने बता दिया था। और आर्टिकल 226 यहाँ पे हाई कोर्ट ऐसे संरक्षित करेगा, इसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था। मेरे हिसाब से आपको सारे अनुच्छेद जो जितने भी इंपॉर्टेंट है इसमें सब समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करेंगे, उसको मैं सिंसियरली फिर से उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, और इसको कतई छुट्टी के रूप में जो लॉकडाउन है मत इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। और एक बहुत गुड न्यूज है आपके लिए कि लेखपाल की वैकेंसी पे फाइनल डिसीजन हो गया है, यूपी SSC को भेज दिया गया है वैकेंसीज के बारे में पूरा प्रपोजल। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तुरंत ही नोटिफिकेशन निकलेगा। लेखपाल की 5000 से ज्यादा वैकेंसीज, अप्रॉक्स 6000 है ना, 5500 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये जो लॉकडाउन है इसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए। हमारी आपको जिस भी सब्जेक्ट में वीकनेस लगती है आप बताएंगे, उसकी क्लासेस में आपको अरेंज करवाऊंगा, ठीक है। आप बस मेहनत करते रहिए, क्लियर है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।